हाँ, नमस्कार साथियों। आज अपन बजट पे बात करते हैं। देखिए 22-23 का जो बजट अपन पढ़ रहे थे, बजट के अंतर्गत अपन ने जो है वो सबसे पहले आय व्यय की बातें पढ़ ली थी। और आज हम जो बातें कर रहे हैं वो है अपनी विशेष तौर से बजट घोषणा में क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं उनके बारे में है। तो आज अपन पढ़ेंगे कि क्या बजट घोषणा में क्या है क्या नहीं है। इसमें देखो अपने को सबसे पहली चीज़ तो ये याद रखनी है कि 3 पॉइंट विशेष तौर से आपको इसमें याद रखने ही रखने हैं। वो 3 पॉइंट कौन कौन से हैं? पहला जेंडर बजट, दूसरा पेपरलेस बजट और तीसरा कृषि बजट। 3 चीज़ें याद रखनी है। जेंडर बजट जो है वो सरकार के द्वारा जारी किया गया था। पहला वो 12-13 में किया गया, वर्ष 2012-13 में। और देखिए जेंडर बजट में क्या होता है, महिलाओं से संबंधित जितनी भी स्कीम्स हैं उन सारी स्कीम्स के लिए एक अलग से बजट जारी किया गया और उसको क्या नाम दिया गया? जेंडर बजट जारी, जिसमें महिलाओं से संबंधित स्कीम्स जो हैं वो जारी की गई और उसको जेंडर बजट नाम दे दिया गया। फिर उसके बाद में एक बजट जारी किया गया, उसको कहते हैं पेपरलेस बजट। अब पेपरलेस बजट का क्या प्रोविजन है? पेपरलेस बजट जो है उसके अंदर मुख्य रूप से जो बजट पेश किया गया उसमें पेपर का प्रयोग नहीं किया गया। और तो ये जो बजट था वो लैपटॉप के माध्यम से पेश किया गया। लैपटॉप पे ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसको पढ़ा और समस्त जो विधायक थे उन्हें भी लैपटॉप ही दिया गया। तो इस तरह से पेपर का यूज इसके में नहीं किया गया। तो ये पेपरलेस बजट था। तो पहला पेपरलेस बजट कब जारी हुआ? 2021-22, यानी जो पिछला बजट था राजस्थान सरकार का वो पहला पेपरलेस बजट था। और सबसे मुख्य बात है कि अब की बार इन्होंने एक अलग से बजट जारी किया और उस बजट का नाम है कृषि बजट। ये याद रखना पड़ेगा आपको। और मैंने ये दो चीज़ें बताई वो इसीलिए बताई कि होता क्या है कि जैसे नया एक इनोवेशन है कृषि बजट के रूप में, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जेंडर बजट बताइए वो कब जारी हुआ, ठीक है। इसके साथ साथ पेपरलेस कब जारी हुआ? तो अब की बार जो 2022-23 है उसके अंदर उन्होंने जारी किया है क्या? कृषि बजट। तो 3 चीज़ें याद रखनी है। पहला जेंडर बजट 2012-13 में, पहला पेपरलेस बजट वो हुआ 21-22 में और पहला कृषि बजट वो हुआ 22-23 में, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 जो चीज़ें हैं अपने को इसमें याद रखनी है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में देखो अगली जो स्लाइड है अपनी उसमें है महात्मा गांधी नरेगा योजना। महात्मा गांधी नरेगा योजना, इस योजना के बारे में बजट में प्रावधान किए गए हैं। तो उन प्रावधानों को पढ़ने से पहले अपन एक बार इस योजना के बारे में छोटी सी देख लेते हैं कि ये योजना क्या है। देखिए सबसे पहली बात तो ये योजना है नरेगा, NAREGA, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। देखिए ये कब शुरू हुई? सबसे पहले 2 फरवरी 2006 को इस योजना की शुरुआत हुई। कौन सी योजना की बात कर रहा हूँ मैं? नरेगा योजना की बात कर रहा हूँ। 2 फरवरी 2006 को संपूर्ण भारत के 200 जिलों में इसकी शुरुआत की गई। संपूर्ण भारत के 200 जिले जो थे उनमें शुरुआत की गई। और उसमें से आपको याद रखने वाली चीज़ ये है कि राजस्थान के 6 जिले थे उसमें। राजस्थान के कितने जिले थे? 6 जिले थे। संपूर्ण भारत के 200 जिले थे और राजस्थान के 6 जिले थे। उसके बाद उन्होंने 1 अप्रैल 2007 को ये जो 200 जिले थे उनमें 130 जिले और शामिल कर दिए। और इस तरह से 1 अप्रैल 2007 से ये जो स्कीम थी वो 330 जिलों में हो गई। लेकिन सरकार को लगा कि एक बहुत इफेक्टिव स्कीम्स है, इसका फायदा जनता को मिल रहा है, जरूरी है। तो इन्होंने क्या किया कि अगले वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल 2008 से इन्होंने 1 अप्रैल 2008 से इन्होंने संपूर्ण भारत में इसको लागू कर दिया। और याद रखना पड़ेगा यहाँ पे अपने को कि उस टाइम पर भारत में 593 जिले थे और सभी 593 जिलों में इन्होंने महात्मा गांधी नरेगा योजना को लागू कर दिया। सबसे मुख्य चीज अपने को इसमें ध्यान रखने वाली वो ये भी है कि देखिए ये थी नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था। तो इसके साथ महात्मा गांधी जो ये शब्द लगाया ना, इसका आपको विशेष तौर से ध्यान रखना। वो इसलिए रखना क्योंकि अभी अपन अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो अमृत महोत्सव है, गांधी जी की 150वीं जयंती है, इन सारे कारणों से महात्मा गांधी काफी चर्चा में है। तो आपको ये ध्यान रखना कि ये जो नरेगा योजना थी इसके साथ महात्मा गांधी शब्द कब लगा? तो महात्मा गांधी शब्द 2 अक्टूबर 2009 को सरकार के द्वारा इसके साथ महात्मा गांधी शब्द जोड़ा गया। और महात्मा गांधी शब्द जोड़ने से ये बन गई नरेगा से बन गई मनरेगा। अब ये क्या हो गई? मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। तो ये तो होगी इसकी छोटी छोटी बातें हैं कि जो नरेगा के बारे में अपने को जानकारी होनी चाहिए।
और इसके अंदर क्या किया जाता है कि नरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्र में 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है। अब तक करवाया जाता था, लेकिन अब सरकार ने इसमें क्या किया है कि 125 दिन कर दिए। ये बात आपको विशेष तौर से याद रखने वाली है कि सरकार ने मनरेगा के तहत जो रोजगार प्रोवाइड करवाया जाता है उसमें उन्होंने 100 की जगह 25 दिन बढ़ा दिए और अब वो रोजगार हो गया 125 दिन का। ठीक है, और इस 125 दिन के लिए उन्होंने अतिरिक्त जो है 750 करोड़ वे का अलग से प्रावधान इन्होंने किया है। ठीक है, तो ये होगी अपनी मनरेगा योजना। अब इसी मनरेगा योजना को देखो, मैंने आपको ये कहा कि ये योजना सिर्फ किस क्षेत्र के लिए है? ग्रामीण क्षेत्र की योजना है, सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र की योजना है। तो अब सरकार ने क्या किया कि शहरी क्षेत्र में भी इसकी डिमांड्स हो रही है, शहरी क्षेत्र में भी इसकी जरूरत हो रही है, तो क्या किया जाए? तो सरकार ने किया कि शहरी क्षेत्र में एक योजना चलाई, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। देखिए, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा है, ठीक उसी तरह से ये शहरी क्षेत्र की मनरेगा है। और इसकी शुरुआत कब की जाएगी? अभी इस वित्त वर्ष से, आगामी वर्ष से। सरकार ने कहा है कि आगामी वर्ष से जो है वो नरेगा की तर्ज पे शहरी क्षेत्र में भी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक योजना चलाई जाएगी। और उस योजना का नाम होगा, क्या नाम होगा उसका? इस योजना का नाम इन्होंने दिया है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। याद रखने वाली चीज है, इसके तहत भी 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा मांगे जाने पे। सबसे बड़ी बात है, ये जो योजना है वो डिमांड बेस्ड है। क्या है? डिमांड बेस्ड स्कीम है। तो मांगे जाने पर अगर कोई परिवार मांगता है तो उसे 100 दिन का रोजगार अब शहरी क्षेत्रों में भी लागू करवाया जाएगा, शहरी क्षेत्रों में प्रोवाइड करवाया जाएगा। किस कारण से? क्योंकि इन्होंने स्कीम शुरू कर दी, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। आगामी वर्ष से शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को भी उनके द्वारा मांगे जाने पर, सबसे बड़ी बात आपको यह डिमांड बेस्ड स्कीम है, 100 दिवस का रोजगार प्रतिवर्ष उपलब्ध कराया जाएगा। और इसके लिए सरकार ने 800 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया है। तो ये होगी अपनी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। अब देखिए इसके तहत काम क्या क्या होंगे। जो ये अपनी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी का योजना है उसके तहत सरकार के द्वारा क्या क्या काम किए जाएंगे। सबसे पहले इसमें कार्य अगर अपन देखना चाहें तो सरकार ने कहा है कि जैसे अपने सीवरेज सफाई इसके अंदर होगी, सीवरेज की सफाई इसके तहत करवाई जाएगी। इसके अलावा पार्क विकास के कार्य करवाए जाएंगे। और पार्क विकास के साथ साथ इसके तहत सबसे जो महत्वपूर्ण काम है वो किया जाएगा जल संरक्षण। और जल संरक्षण कार्य के तहत क्या करवाए जाएंगे? जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनाए जाएंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनाए जाएंगे। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक क्या होता है? छत से जो बरसात का पानी आता है उस पानी को संग्रहण करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनाए जाएंगे। तो इस तरह से इस योजना में 100 दिवस का रोजगार डिमांड बेस्ड स्कीम है, मांगे जाने पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ये थी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। अब अपन आगे चलते हैं। देखिए अभी कोविड गया है, सॉरी, हाँ तो थोड़ी टेक्निकल मिस्टेक थी। अभी देखो शिक्षा में हुए नुकसान की भरपाई के लिए क्या प्रोविजन यहाँ पे किए गए हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि 3 माह के लिए एक ब्रिज कोर्स चलाया जाएगा। 3 माह के लिए एक ब्रिज कोर्स चलाया जाएगा। तो जो बच्चे कमजोर हैं वो क्या होंगे कि उनको अलग से पढ़ाया जाएगा ताकि वो अन्य साधारण स्तर पे वो पहुंच सके और दूसरे छात्रों की बराबरी कर सके। देखिए कोविड के दौरान शिक्षा में नुकसान हुआ, कोविड के दौरान विद्यालय बंद रहे और एजुकेशन जो है वो उस क्षेत्र में काफ़ी नुकसान हुआ। हालांकि सरकार के द्वारा कोविड के क्षेत्र में कोविड के दौरान कुछ इनोवेशन भी किए गए थे, आपको वो याद होने चाहिए। सबसे पहले देखो क्या किया गया था, एक प्रोजेक्ट चलाया था सरकार के द्वारा ई कक्षा। क्या चलाया गया था? ई कक्षा। रीट के अंदर ये पूछा भी गया था कि ई कक्षा क्या है या सरकार के द्वारा कौन सा प्रोजेक्ट चलाया गया था। तो इसके माध्यम से सरकार ने जो है वो ऑनलाइन टीचिंग की व्यवस्था की थी।
ऑनलाइन टीचिंग की प्रोवाइड कराने के लिए सरकार के द्वारा क्या चलाया गया था कोविड में, ई कक्षा। इसके अलावा सरकार के द्वारा एक चलाया गया स्माइल प्रोजेक्ट चला गया। स्माइल प्रोजेक्ट के तहत क्या था कि इस प्रोजेक्ट में सरकार ने पीओ के माध्यम से, PEEOs के माध्यम से उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बना के, और इन व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शिक्षण सामग्री 9 बजे जो है वो प्रत्येक बच्चे तक पहुंचाएगी। इसके अलावा अगला जो अगर अपन देखते हैं तो इन्होंने 2 नवाचार और किए थे। एक था ज्ञानवाणी, रेडियो के ऊपर है वो 55 मिनट का कार्यक्रम शुरू किया गया था। कितने मिनट का? 55 मिनट का कार्यक्रम ज्ञानवाणी के नाम से। और इसके तहत जो है वो बच्चों को पढ़ाया जाता था जो इंटरनेट तक जिनकी पहुंच नहीं थी, ताकि वो रेडियो के माध्यम से सुन सके। और एक इसी तरह से इन्होंने एक दूरदर्शन के लिए शुरू किया, उसका नाम था ज्ञान दर्शन। ठीक है, ये किस पे चलाया गया था? दूरदर्शन पे। हालांकि ये चारों नवाचार शिक्षा के क्षेत्र में किए गए थे कोविड के दौरान, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे पीछे रह गए और उसमें काफी नुकसान हुआ। तो इसकी भरपाई के लिए उन्होंने एक 75 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया है, और ये कहा है कि 3 माह के लिए एक ब्रिज कोर्स चलाया जाएगा। उस ब्रिज कोर्स के माध्यम से बच्चों को मुख्य धारा में लाया जाएगा ताकि वो कमजोर स्तर से साधारण स्तर पर पहुंच सके। नेक्स्ट देखिए, अब घरेलू विद्युत उपभोग में उपभोक्ताओं को कुछ छूट देने के लिए सरकार ने विशेष प्रावधान किए गए हैं कि समस्त 118 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को। देखिए, इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो किसान हैं, इंडस्ट्री वाले हैं, वो इसमें शामिल नहीं है। सिर्फ कौन है? घरेलू उपभोक्ता। सबसे बड़ी बात है कि अपने को जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों में क्या किया जाता है कि उसमें से सीधी सी ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा सही है। तो यहाँ आपको प्रत्येक शब्द पे गौर करना पड़ेगा। उसमें आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि सरकार के द्वारा बिजली का जो अनुदान दिया जा रहा है वो किसान और इंडस्ट्रीज और घरेलू उपभोक्ताओं को समान रूप से दिया जा रहा है, तो वहाँ वो गलत है। सिर्फ किसके लिए किया जा रहा है? घरेलू उपभोक्ताओं के लिए। आपको ये विशेष तौर से ध्यान रखना है, अपने को शब्दों पे ध्यान देना है। घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने की दृष्टि से आगामी वर्ष से 100 यूनिट प्रति माह तक बिजली का उपभोग करने पर 50 यूनिट तक निःशुल्क बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। ये देखिए, ये सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई 100 यूनिट तक बिजली यूज करता है, कोई उपभोक्ता 100 यूनिट तक बिजली यूज करता है, 100 से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, तो जो 50 यूनिट है वो क्या है? उसकी फ्री है। उसको मतलब जो बिल आएगा वो कितने का आएगा? 50 यूनिट का ही आएगा। एक चीज़ तो इन्होंने ये करी। दूसरी देखो इन्होंने क्या किया है, आगे जो है अगला है कि समस्त घरेलू उपभोक्ताओं को, समस्त ठीक है, यह समस्त घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक 3 रुपए प्रति यूनिट का अनुदान दिया जाएगा। अब देखिए, जैसे 100 अपने ये कहा कि 100 से है 100 है तब तक तो 50 फ्री है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर उन्होंने 150 यूनिट तक यूज किया है तो फिर ये 50 फ्री वाला नहीं होगा, फिर उन्हें प्रति यूनिट जो है वो 3 रुपए का क्या मिलेगा? अनुदान। जैसे मान लीजिए कि 8 रुपए की एक यूनिट आ रही है, एक यूनिट का मूल्य कितना है? 8 रुपए, तो 3 रुपए का अनुदान सरकार देगी और उसे कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे? 5 रुपए चुकाने पड़ेंगे। तो 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है कि यदि 100 यूनिट खर्च करता है तो 50 यूनिट तक निःशुल्क है, 50 के पैसे लगेंगे। यदि 150 यूनिट खर्च करता है उपभोक्ता तो फिर उसको 3 रुपए प्रति यूनिट अनुदान मिलेगा उसको। ठीक है, फिर ये 50 वाला उसको निःशुल्क वाला नहीं मिलेगा। फिर उससे आगे देखिए सरकार ने क्या किया, अगर वो 150 से 300 यूनिट खर्च करता है तो उपभोग पर 2 रुपए का अनुदान मिलेगा। अगर 150 से 300 यूनिट खर्च कर रहा है तो उपभोग पर उसको 2 रुपए प्रति यूनिट, 2 रुपए प्रति यूनिट, 2 रुपए प्रति यूनिट का अनुदान मिलेगा। ठीक है, अगर वो खर्च कर रहा है 150 से 300 रुपए तो उसे 2 रुपए प्रति यूनिट का अनुदान दिया जाएगा। लेकिन यदि वो 300 यूनिट से भी ज़्यादा खर्च करते हैं तो उन्हें स्लैब के अनुसार, जो स्लैब निर्धारित करेगी सरकार, उसके अनुसार अनुदान उनको, छूट उनको दी
जाएगी और 4500 करोड़ का बजटीय प्रावधान है इसके लिए उन्होंने विद्युत जो अनुदान है उसके लिए कितने का प्रावधान किया गया है, 4500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। तो आपको एक छोटी सी चीज़ आपको इसमें देखनी है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, आप अपन इसको शॉर्ट में देख लेते हैं कि यदि 100 यूनिट खर्च करता है, 150 खर्च करता है, 300 खर्च करता है और उसके बाद में 300 से ज़्यादा, 300 प्लस, ये 4 इन्होंने दे रखे हैं। 100 खर्च करता है तो 50 रुपये, 50 यूनिट तक उसको बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है, ठीक है, 50 का पैसा लगेगा। लेकिन अगर वो 150 खर्च करता है तो 3 रुपये प्रति यूनिट अनुदान है, 3 रुपये प्रति यूनिट अनुदान है, ठीक है। लेकिन यदि वो 300 तक खर्च करता है तो 2 रुपये अनुदान है, और अगर 300 से ज्यादा खर्च करता है तो ये जो ऊपर वाले जो ये 300 तक के जो अनुदान का जो प्रोविजन था ना वो उसे मिल जाएगा, और उसके बाद के जो पैसे हैं उन पे उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो ये विद्युत उपभोक्ताओं को अनुदान के रूप में सरकार ने इस बजट में घोषणा की है। आपको ये डेटा याद रखना है कि 100 तक 50 यूनिट का है और 100 से 150 तक 3 रुपये प्रति यूनिट अनुदान है, और 150 से 300 तक 2 रुपये प्रति अनुदान है, और फिर 300 से अगर ज़्यादा वे कर रहा है तो स्लैब के अनुसार, जो पिछली स्लैब निर्धारित की गई है उस स्लैब के अनुसार उनको छूट दी जाएगी। और इस पूरे अनुदान के लिए सरकार के द्वारा 4500 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया। अब देखिए आगे अपन चलते हैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, तो अगला है अपना चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा। आपने एजुकेशन पढ़ा, अब इसके बाद में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं। अब देखो सबसे पहले अगर राजस्थान में कोई सबसे बड़ी स्कीम इस समय चल रही है तो वह मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। आपको ध्यान रखना है कि इस योजना में से प्रत्येक परीक्षा में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस योजना में इन्होंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है, और बजट घोषणा में इन्होंने किया है कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना जो है इसके तहत कितने रुपए मिलते हैं, 5 लाख तक का उपचार मिलता है। 5 लाख तक का उपचार मिला, और इस बजट घोषणा में उन्होंने इस 5 लाख को बढ़ा के कितने कर दिए, 10 लाख कर दिए। आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि 5 लाख तक का जो उपचार मिलता था उस 5 लाख तक के उपचार को इन्होंने बढ़ा के कितना कर दिया है, 10 लाख कर दिया। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अब जो लाभ मिलेगा लोगों को वो कितना मिलेगा, 10 लाख तक का वो अपना निःशुल्क इलाज करवा सकते हैं। अब कौन इसकी पात्रता रखते हैं उसके बारे में अपन जानकारी आगे लेंगे, क्योंकि अभी यहाँ इतना समय नहीं है अपने पास। एक दूसरा इन्होंने किया है कि इसमें जो पैकेज है, प्रोसीजर और जो पैकेज है उनकी संख्या बढ़ा दी, और वर्तमान में जो पैकेज है उनकी संख्या 1633। ये मुख्य रूप से याद रखने वाली चीज़ है। वर्तमान में जो पैकेज है उनकी संख्या है 1633। आपको याद होगा RS प्री 2018, RS प्री 2018 में पूछा गया था कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कितने प्रोसीजर और पैकेज है, और उस टाइम पे जो है 1576 थे, 1576 थे, और अभी वर्तमान में 1633। तो ये एक बड़ा डेटा है, आपको इस डेटा को तो याद रखना ही रखना है कि वर्तमान में 1633 आंकड़े इसमें हैं। इसके अलावा इन्होंने क्या किया कि ये जो अब पहले तो सामान्य बात ज़्यादा कुछ बीमारियों को इसमें इन्होंने जोड़ा है, तभी ये 1633 है। जैसे कोक्लियर इम्प्लांट है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, बोन मैरो होता है उसको ट्रांसप्लांट करने के लिए, मतलब ये जो बड़ी बीमारियां हैं गंभीर प्रकृति की, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, किसी प्रकार का अंग प्रत्यारोपण कराना है, ब्लड प्लेटलेट्स, प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन का है, पहले रक्त का है, प्लेटलेट्स का है, प्लाज्मा का है, इनका ट्रांसफ्यूजन पे जो है पैसा नहीं मिलता था, उसको पैसा देना पड़ता था सरकार को, गौरव हॉस्पिटल को, सॉरी। लेकिन अब सरकार ने इनको भी इसमें शामिल किया गया, और सबसे लिम्फ प्रोथेसिस यानी बोन कैंसर, जो हड्डी का कैंसर है, उसको भी इसके अंदर शामिल किया गया। तो इस तरह से कुछ विशेष जो गंभीर प्रकृति की बीमारियां हैं जो इस स्कीम के तहत पहले कवर नहीं थी, उन बीमारियों को भी वर्तमान में बजट घोषणा के तहत इसमें कवर किया गया। तो आपको ध्यान रखना कि 5 की जगह 10 लाख कर दिया, पैकेज बढ़ा के 1633 कर दिए हैं, ठीक है। और कोक्लियर इम्प्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ब्लड प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, इनके ट्रांसफ्यूजन, और लिम्फ प्रोथेसिस यानी बोन कैंसर, इनका इलाज भी अब इसके तहत लिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो,
एक सरकार ने एक स्कीम शुरू की है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। अब सबसे बड़ी बात है कि इसकी पात्रता कौन रखता है, इसकी पात्रता कौन रखता है। तो आपको और कुछ याद नहीं रखना, आपको एक ही चीज याद रखनी है कि जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र हैं, जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो अपन ने ऊपर पढ़ी, इसके जितने भी पात्र हैं उनका अपने आप में ये बीमा है, उनको अपने आप में 5 लाख रुपए तक का बीमा है। अगर भाई देवे भगवान ना करे किसी को कोई दुर्घटना हो जाती है तो जो आदमी इस मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में कवर है उसको 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवरेज के तहत निःशुल्क प्राप्त होता है। उसके लिए किसी प्रकार का कोई प्रीमियम उसे देने की आवश्यकता नहीं है। अब ये जो पैसे दिए जाएंगे, ये जो स्कीम जो नई जारी की गई है सरकार के द्वारा, इस स्कीम में देखिए क्या क्या चीजें, एक बार अपन उसको देखते हैं। देखिए इसमें क्या है कि इन्होंने क्या किया कि 5 लाख कैसे मिलेंगे, तो मृत्यु है, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है दुर्घटना में तो उसको मिलेंगे 5 लाख। अगर गंभीर रूप से वह निःशक्त हो जाता है, और इसके लिए उन्होंने अलग अलग श्रेणी निर्धारित किया, उसको 3 लाख रुपए मिलेंगे। उसको कितने मिलेंगे? 3 लाख। इसलिए उन्होंने क्या है कि कोई भी 2 अंग, ठीक है, जैसे एक पैर और एक आंख, एक पैर और एक आंख, अगर इस तरह से चला जाता है तो उसको मिलेंगे कितने रुपए? 2 लाख रुपए। और 3 लाख रुपए वाली भी एक श्रेणी और जोड़ी है कि अगर दोनों पैर या दोनों आंखें, मतलब इस तरह से, मतलब पूरा अंग चला जाता है, जैसे वो पूरी तरह से निःशक्त हो जाए, तो 3 लाख मिलेंगे। ये जो चीजें हैं ये उनको मिलेंगी जो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पात्र हैं, और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत जो पात्र हैं वही चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत भी पात्रता रखते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी स्कीम है जो अभी इन्होंने लागू की है। आपको ध्यान रखना है, इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्नों की शैली इस प्रकार से होगी कि ये पूछा जा सकता है कि कितने रुपए मिलते हैं? 5 लाख रुपए। उनकी पात्रता कौन रखता है? जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का पात्र है, जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में रजिस्टर्ड है, वो इसकी पात्रता रखता है। ठीक है। और जैसे मृत्यु भी 5 लाख मिल रहे हैं, गंभीर रूप से निःशक्त हो जाए, दोनों शरीर के 2 अंग खराब हो जाएं तो 3 लाख मिलते हैं, या 2 अंग होते हैं जैसे एक पैर एक आंख तो 2 लाख रुपए मिलते हैं। तो ये अलग अलग उन्होंने ये बना रखा है। ठीक है। नेक्स्ट अपन चलेंगे। नेक्स्ट देखो नर्सिंग महाविद्यालय की बात है, तो 1 मिनट में थोड़ा इसको सही करता हूँ। हाँ, तो देखिए नर्सिंग महाविद्यालय अगला है अपना नर्सिंग महाविद्यालय। सरकार ने कहा है कि 8 जिले ऐसे हैं जहाँ पे जिला मुख्यालयों पे नर्सिंग महाविद्यालय संचालित हैं। 7 जिलों में कार्य प्रगति पे है, वहाँ पे निर्माण हो रहा है, स्वीकृति हो चुकी है। और अब जो 18 जिले बच गए, उन समस्त 18 जिलों में भी ये प्रस्तावित किया जाता है कि नवीन बजट में इन्होंने क्या घोषणा की कि 18 जिलों में क्या अपनाए जाएंगे? नर्सिंग महाविद्यालय। ये प्रश्न अगर पूछा जाएगा तो ये इस तरह से पूछा जा सकता है कि नवीन बजट में, नवीन बजट 22-23 में सरकार के द्वारा कितने जिलों में नर्सिंग महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो वो कितने जिले हैं? 18 जिले, क्योंकि 8 जिले तो ऐसे हैं जिनमें वर्तमान में नर्सिंग महाविद्यालय संचालित है, चल रहे हैं। 7 जिलों में स्वीकृति हो चुकी है, तो 15 हो गए, अपने बचते टोटल हैं 33। तो 33 में से 15 निकालेंगे तो पीछे बच गए कितने? 18। तो वर्तमान में 18 जिलों में इन्होंने जो है वो ये कह दिया कि नर्सिंग महाविद्यालय स्वीकृत कर दिए जाएंगे। तो ये प्रश्न इसी तरह से आएगा कि कितने जिलों में घोषणा की है। अगला देखो असहाय अथवा निराश्रित परिवारों में, तो अपन ये जो बात है ये उसी की बात है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, ये उसी के बारे में अपन बात कर रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या है, जो असहाय और निराश्रित परिवार हैं जिन्होंने इस योजना के तहत क्या नहीं करवाया है? रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। हो सकता है लोगों के पास दस्तावेज नहीं थे, या उनको जानकारी नहीं थी, या वो बाहर रहते हैं, पलायन कर गए,
कोई भी कारण हो, जो वास्तव में गरीब लोग हैं, असहाय हैं, निराश्रित हैं और उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है और बीमार हो गए, तो उनको 10 लाख का फायदा नहीं मिल रहा है। तो सरकार ने एक व्यवस्था की है कि अगर ऐसा होता है तो जिला कलेक्टर को जो है उनको इसके लिए अधिकृत किया जाता है। जिला कलेक्टर ऐसे व्यक्ति जो असहाय और निराश्रित हैं, उन व्यक्तियों को चिरंजीवी कार्ड न होने पर उसका निःशुल्क उपचार करने के लिए संबंधित चिकित्सालय को निर्देशित कर सकेंगे। ये सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि असहाय और निराश्रित लोगों के लिए किसको अधिकृत किया गया है? जिला कलेक्टर को अधिकृत किया गया है। यदि ऐसा होता है कि उन परिवारों के पास इस योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो जिला कलेक्टर ऐसे व्यक्ति को निःशुल्क इलाज प्रदान करने के लिए उस संबंधित जो उसके क्षेत्र में आता है उस हॉस्पिटल को जो है वो निर्देशित कर सकते हैं, उस हॉस्पिटल को वो निर्देश दे सकते हैं। तो ये जो है ना मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसमें देखिए एक सबसे बड़ी जो बात है, अपन एक शॉर्ट में थोड़ा सा लिख लेते हैं इसको। इस योजना में बजट के अंदर 3 मेजर चेंजेस इसमें किए गए हैं, वो आपको देखना है कि कौन कौन से 3 मेजर चेंजेस इसमें किए गए हैं। सबसे पहला 5 लाख रुपए मिलते हैं। कितने रुपए मिलते हैं? 5 लाख। उनको बढ़ा के कितना कर दिया? 10 लाख कर दिया। 5 लाख को बढ़ा के कितना किया? 10 लाख कर दिया। दूसरा इसके अंदर जो चेंज किया गया है, गंभीर प्रकृति की बीमारियां, गंभीर प्रकृति की बीमारियों को भी इसके अंदर शामिल किया गया। बीमारियों को इसमें इन्होंने जोड़ा है। गंभीर प्रकृति की जो बीमारियां हैं उनको भी इसमें इन्होंने ऐड कर दिया। जैसे आपने देखा था ना, जैसे ब्लड प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन है, वो इस तरह की बीमारी है। कैंसर है, बोन मेरो कैंसर की बात करी, कोक्लियर ट्रांसप्लांट है। तो ये इस तरह की जो गंभीर प्रकृति की बीमारियां उनको भी इसमें इन्होंने शामिल किया गया। और तीसरा सबसे जो मेन मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है, जो अभी अपन ने ऊपर पढ़ा कि असहाय और निराश्रित, असहाय और निराश्रित परिवारों हेतु किसको निर्देशित किया गया है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी जिला कलेक्टर को इसके लिए अधिकृत किया गया है कि वो चाहें तो ऐसे लोगों का जो है वो चिकित्सालय को निर्देश प्रदान करें कि उनको मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत निःशुल्क लाभ प्रदान किया जाए। और इसके साथ साथ इन्होंने एक इसी से जुड़कर एक नई स्कीम शुरू कर दी, और वो कौन सी है? दुर्घटना बीमा वाली। और उसके तहत कितने रुपए मिलते हैं? 5 लाख। अगर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसके तहत 5 लाख रुपए का प्रावधान इन्होंने किया है। ठीक है, तो ये चीज आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी। ये थी अपनी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। अब नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में देखो ये क्या है? नेक्स्ट में ये है कि जो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। आप कमेंट्स में बताएं कि ये योजना शुरुआत कब हुई थी? मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत कब हुई थी? कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो अपन वो देखेंगे, कमेंट देखें कितने लोग कर रहे हैं। राज्य के सभी श्रेणी के, अब इसमें इस बजट में इन्होंने क्या प्रोविजन किया गया है? ये तारीख मैंने आपको इसलिए पूछी ताकि बजट में इसका बात आई है, बजट में ये सामने आ रही घोषणा की गई है, तो हो सकता है कि उसके बारे में आगे अपने को पूछा जाए परीक्षा में। यह है कि राज्य के सभी श्रेणी के, कोई चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो चाहे छोटे से छोटा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, सभी श्रेणी के राजकीय चिकित्सा संस्थानों में आउटडोर और इंडोर सुविधाएं समस्त प्रदेशवासियों के लिए पूर्णतः निःशुल्क करने की घोषणा। देखिए, जब भी अपन जाते थे तो 10 रुपए की अपने को रसीद कटानी पड़ती थी, पर्ची कटानी पड़ती थी हॉस्पिटल में। ठीक है, तो उस रसीद कटानी वाली जो झंझट है उसको अब इन्होंने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। अब सभी प्रकार की आईपीडी यानी अंदर और ओपीडी यानी बाहर से जो सारे के सारे जो इलाज हैं वो क्या होंगे? फ्री और कैशलेस होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आईपीडी और ओपीडी जो है वो दोनों को इन्होंने क्या कर दिया? फ्री कर दिया। प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा
कि निम्न में से मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के संबंध में बजट घोषणा 2022-23 में किए गए प्रावधानों में से सही प्रावधानों पर को चिन्हित कीजिए या सही प्रावधान बताइए। तो उसमें आपको ये आएगा कि आईपीडी और ओपीडी दोनों के दोनों जो है वो निःशुल्क किए गए हैं। ठीक है। इसी प्रकार दूसरा कि आप भविष्य में सरकारी अस्पतालों जैसे मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, जिला अस्पताल, सीएससी, पीएससी, सब सेंटर में बिना किसी खर्चे के पूरा इलाज कैशलेस होगा। भाई जैसे सभी चिकित्सा संस्थानों में आपने ऊपर पढ़ा है कि सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों में इन्होंने आईपीडी और ओपीडी को फ्री कर दिया। तो जो जितने भी संस्थान हैं उन सब में पूरा का पूरा इलाज जो होगा वो कैशलेस होगा, फ्री होगा, बिल्कुल फ्री होगा। और अब उसके लिए जो अपन 10 रुपये की रसीद या और कोई जो विकास शुल्क के नाम पे या किसी भी नाम पे जो वसूला जाता था वो अब नहीं वसूला जाएगा। तो ये एक चेंज किया गया इसमें। अब देखिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लिए कुछ घोषणाएं इस बजट में की गई है। क्या क्या घोषणाएं उसको अपन देखते हैं। 1000 उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। सबसे बड़ी बात, ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा का जो संरचना है उसको बेहतर बनाने के लिए उन्होंने इस बजट में कितने उप स्वास्थ्य केंद्रों की घोषणा की है। 1000 उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा की है। ये ग्रामीण स्तर पे, ग्राम पंचायत स्तर पे, ग्राम स्तर पे खोले जाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि 50 उप स्वास्थ्य केंद्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में क्रमोन्नत करते हुए कुल 100 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने प्रस्तावित है। टोटल देखो 50 तो जो उप स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको क्रमोन्नत किया जाएगा और 50 नवीन खोले जाएंगे। तो इस तरह से टोटल 100 पीएससी खोले जाएंगे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे, पब्लिक हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे। 1000 नए उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे और 100 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की घोषणा इस बजट में की गई है। फिर उसके बाद में दूर दराज के क्षेत्रों में महिलाओं को अर्ली कैंसर डिटेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक जिले हेतु मोबाइल कैंसर डायग्नोस्टिक वैन उपलब्ध कराई जाएगी। होता क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के ऊपर ध्यान कम दिया जाता है, जिससे उनको ब्रेस्ट कैंसर की ज़्यादा दिक्कत होती है। महिलाओं में मुख्य रूप से जो दिक्कत हो जाती है वो कौन सी, ब्रेस्ट कैंसर। इस ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर महिलाओं को अर्ली डिटेक्शन करने के लिए, उनको शीघ्र फायदा पहुंचाने के लिए प्रत्येक जिले स्तर पर एक मोबाइल कैंसर डायग्नोस्टिक वैन उपलब्ध कराया जाए। एक वैन उपलब्ध कराई जाएगी प्रत्येक जिले पे, जो भ्रमण करेगी जिले का और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर वहां पर महिलाओं के इस तरह की किसी दुविधा है तो उनको परामर्श देगी और ये सुनिश्चित करेगी कि उनकी समय पे जो है वो जांच हो और महिलाओं को इससे फायदा मिले। तो इसके लिए प्रत्येक जिला स्तर पर एक एक वैन स्थापित, मोबाइल डायग्नोस्टिक वैन दी जाएगी, एम्बुलेंस टाइप दी जाएगी। जैसे एम्बुलेंस होती है ना अपने, उस हिसाब से ये भ्रमण करेगी। ठीक है। तो ये ब्रेस्ट कैंसर स्पेशल जो इलाज महिलाओं के लिए होगा उसके लिए यूज की जाएगी। अब अगला देखिए, इसमें नेक्स्ट है अपना योगा चिकित्सा। अगला है सड़क। रोड सेफ्टी एक्ट लाया जाएगा। देखो सड़क के सुधार के लिए क्या जाएगा, रोड सेफ्टी एक्ट लाया जाएगा और इसके साथ साथ राजस्थान पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। एक तो रोड सेफ्टी एक्ट ले आएंगे एक तो, ठीक है, एक राजस्थान पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी गठन हो जाएगी। ये दो तो संस्थान बन जाएंगे, एक तो संस्थान बन जाएगा और एक एक्ट आ जाएगा जिसमें प्रावधान होंगे ऐसे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रोड सेफ्टी हो सके, जो यातायात के नियम हैं उनका पालन आसानी से हो सके। इसके साथ साथ जयपुर में HCM रिपा, हरिश्चंद्र माथुर जो रिपा है उसमें स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। ये आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि नवीन बजट में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट खोलने का प्रावधान कहाँ पे किया गया है, तो हरिश्चंद्र माथुर जो रिपा है उसके अंदर जयपुर में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट कहाँ खोला जाएगा, जयपुर में। ध्यान रखना, एक रोड सेफ्टी एक्ट लाएंगे, एक राजस्थान पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का गठन करेंगे और HCM रिपा जो है, ठीक है, उसके अंदर स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। अब इसके अलावा इन्होंने ये किया है कि 2-3 हाईवे ऐसे हैं
जैसे NH48 और NH448, ये कहाँ से, शाहजहाँपुर से लेकर अजमेर तक एक। दूसरा है बर बिलाड़ा जोधपुर NH25, ठीक है, और सीकर से बीकानेर NH11 और NH52 के भाग को पायलट प्रोजेक्ट के तहत दुर्घटना रहित सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से राज्य के अंदर कौन कौन से ऐसे जिले हैं, सॉरी हाईवे हैं जिनको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दुर्घटना रहित क्षेत्र, दुर्घटना रहित सड़क के रूप में बनाने का सरकार ने घोषणा की है। किसमें, बजट में एक प्रयास किया जाएगा कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इनको लेकर यहाँ पे दुर्घटना नहीं हो। तो एक तो NH48 है, एक NH48, ये कहाँ से, शाहजहाँपुर से अजमेर आता है। एक है बर से बिलाड़ा, बर से लेकर बिलाड़ा जोधपुर तक है जो NH25 है, और सीकर से बीकानेर NH11 और NH52। तो ये जो भाग है इनको पायलट प्रोजेक्ट में लेकर दुर्घटना रहित सड़क के रूप में इनका विकास किया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। शिक्षा में सरकार ने घोषणा की है कि देखिए अपन ने पहले ऊपर भी पढ़ा है कि शिक्षा के लिए एक तो ब्रिज कोर्स की घोषणा इन्होंने की है, वो नुकसान की भरपाई के लिए था। अब इन्होंने कहा कि राज्य के समस्त 3820 सेकेंडरी विद्यालयों को सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा। सारे जितने भी स्कूल हैं जो 10th लेवल के हैं उनको सबको क्रमोन्नत करके 12th लेवल के कर दिए जाएंगे। ये हो गया, ठीक है। फिर आगामी वर्ष से शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल और शुरू किए जाएंगे। देखना, सबसे पहले सरकार के द्वारा विवेकानंद मॉडल स्कूल शुरू किए गए। क्या किए गए? ये इंग्लिश मीडियम के गवर्नमेंट स्कूल थे, अच्छा रेस्पॉन्स रहा, और उसके बाद में सरकार ने इनका नाम बदल दिया और उनका नाम बदल कर दिया महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। ठीक है, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। अब इसका क्या है कि 5000 से अधिक की जो आबादी है, किसी भी गांव की या शहर की आबादी जिसकी कितनी है, 5000। आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी कॉलेज स्कूल जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल जो सरकार के द्वारा खोले जाते हैं वो कितनी आबादी पे खोले जा रहे हैं, तो 5000 से ज़्यादा की जो भी आबादी है उस पर ये इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का प्रावधान है। तो सरकार ने कहा है कि आगामी वर्ष में 1000 स्कूल ऐसे और खोले जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले 10th से 12th कर दिया किसको, 3820 स्कूल जो वर्तमान में 10th है, और इसके अलावा इंग्लिश मीडियम के लिए महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। और वो कितने खोले जाएंगे, 1000 स्कूल खोले जाएंगे। कितने की जनसंख्या पे खोले जाते हैं, 5000 की जनसंख्या पे खोले जाते हैं। और पहले इन स्कूलों का क्या नाम था, विवेकानंद मॉडल स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अगला देखो एजुकेशन हब। ये विशेष तौर से याद रखना है कि एजुकेशन हब बनाने के लिए किस किस को उसमें शामिल किया जाएगा। सबसे पहली बात तो एजुकेशन हब बनेगा कहाँ पे, जयपुर में बनाया जाएगा। अगर सीधा पूछा जाता है तो एजुकेशन हब की घोषणा कहाँ की गई है, जयपुर में की गई है। अब एजुकेशन हब कहाँ कहाँ बनेगा, क्या क्या है उसमें, तो देखिए एक तो है 3 चीज़ों को ये मिलाया जाएगा। एक है महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज MGIGSS। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है, जयपुर में स्थित है। ठीक है, एक है राजा रामदेव पोदार रेजिडेंशियल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, ये भी कहाँ पे है, जयपुर में है। और एक है राधाकृष्ण लाइब्रेरी एंड कोचिंग सेंटर, ये भी कहाँ पे है, जयपुर में है। इन तीनों को शामिल करते हुए, इन तीनों को शामिल करके एक नया एजुकेशन हब जो है वो निर्माण किया जाएगा कहाँ पे, जयपुर में। आपको याद रखना है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट नवीन एजुकेशन हब में शामिल किए जाएंगे, तो महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज MGIGSS, राजा रामदेव पोदार रेजिडेंशियल स्कूल ऑफ इंग्लिश ऑफ एक्सीलेंस जयपुर, और राधाकृष्ण लाइब्रेरी एंड कोचिंग सेंटर। ठीक है, अब इसको इनका जो निर्माण होगा, जो एजुकेशन हब बनेगा वो 2 वर्ष में बनेगा और इस पर लगभग 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये याद रखना आपको विशेष तौर से कि 2 वर्षों में 400 करोड़ रुपए। और कौन कौन सा इंस्टीट्यूट इसमें शामिल है, वो
इसके अलावा देखो उपरोक्त संस्थानों को मिलाकर बनाया जाएगा, ये बात मैंने आपको बता दी। इसके अलावा सरकार ने एक विशेष और कहा है कि सावित्रीबाई फुले वाचनालय जिला स्तर पर खोले जाएंगे। जिला स्तर पे जो वाचनालय खोले जाएंगे उनका नाम उन्होंने क्या रखा है, सावित्रीबाई फुले, जो ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्रीबाई फुले के नाम पे क्या खोले जाएंगे, वाचनालय खोले जाएंगे। और वो कहाँ पे खोले जाएंगे, प्रत्येक जिला स्तर पे इनका खोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं। देखिए खेलों को बढ़ावा देने के लिए पिछले समय में जो ओलंपिक गेम्स हुए उनमें अच्छा प्रदर्शन रहा है, तो इसलिए सरकार ने देखा कि ओलंपिक के साथ पैरा ओलंपिक लोगों को, जो खिलाड़ी हैं, उनको भी वैसी सुविधाएं प्रदान की जाएं ताकि वो भी कुछ अच्छा और अच्छा कर सकें, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन इसमें किया है। अब आपको अपने कमेंट्स में बताना है कि पैरा ओलंपिक में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों में, पैरा ओलंपिक में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीते। पैरा ओलंपिक में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीते, जरूर कमेंट्स करें और कमेंट्स में इस बात को बताएं कि देखें कितने लोग इस चीज़ के प्रति अवेयर हैं। तो देखिए क्या है, खेल में इन्होंने क्या घोषणा की कि पैरा खिलाड़ियों को उच्च तकनीकी प्रशिक्षण, ट्रेनिंग उपकरणों में अभ्यास हेतु जयपुर और जोधपुर, जगह याद रखनी है, जयपुर और जोधपुर में 20-20 करोड़ रुपए की लागत से आवासीय पैरा खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी। कहाँ कहाँ की जाएगी, जयपुर और जोधपुर में की जाएगी। किसकी, आवासीय पैरा खेल अकादमी की। 20-20 करोड़ रुपए की लागत से दोनों जगह जयपुर और जोधपुर में आवासीय पैरा खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी। और ये जो अकादमी होगी वो क्या करेगी, पैरा ओलंपिक के लिए खिलाड़ी तैयार की, जो पैरा खिलाड़ी है उनको उच्च तकनीकी की प्रशिक्षण देंगी, ट्रेनिंग देंगी और उनको उपकरणों के साथ अभ्यास करने की सुविधाएं प्रदान करेगी। एक तो ये इन्होंने कहा कि जयपुर और जोधपुर में खेल आवासीय पैरा अकादमी खोलेंगे। ठीक है, दूसरा ये कहा कि ओलंपिक पदक विजेताओं को निःशुल्क 25 बीघा जमीन दी जाती है। देखो जो भी ओलंपिक में पदक जीतता है उसको फ्री में 25 बीघा जमीन सरकार के द्वारा दी जाती है। क्योंकि पैरा ओलंपिक वालों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है तो सरकार ने कहा कि अब ये प्रावधान जो है वो पैरा ओलंपिक पदक विजेताओं के लिए भी लागू किया जाता है। तो पैरा ओलंपिक के लिए दो चीजें मैंने कहा था आपको, पैरा ओलंपिक में प्रदर्शन अच्छा किया है, आपको स्वर्ण पदक बताने हैं कमेंट्स में। तो जयपुर और जोधपुर में आवासीय पैरा खेल अकादमी स्थापित करेंगे और 25 बीघा जमीन जो वो किसको दी जाती है, ओलंपिक पदक विजेताओं को दी जाती है। ये प्रावधान अब किसके लिए किया जा रहा है, पैरा ओलंपिक के लिए भी लागू किया जा रहा है। पहले सिर्फ ओलंपिक खेल विजेताओं को दी जाती थी, अब पैरा ओलंपिक वालों को भी दी जाएगी। इसके अलावा देखो ये आपको विशेष तौर से याद रखना, ये बहुत ही मोस्ट फैक्ट है, टोंक के अंदर मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा, टोंक में। ये याद रखना है, नए इन बजट में मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम के लिए कहाँ जगह चिन्हित की गई है, कौन सा स्थान है, तो वो कौन सा जिला है, टोंक। इसके अलावा राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट ये कहाँ खोला जाएगा, जोधपुर में खोला जाएगा। इसकी भी विशेष तौर से ध्यान रखना है। राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की कहाँ की जाएगी, जोधपुर में की जाएगी। इसके अलावा राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर ये भी कहाँ खोला जाएगा, जोधपुर में खोला जाएगा। आपको ध्यान होना चाहिए कि इससे पहले ये जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है वो एसएमएस स्टेडियम कहाँ पे है, जयपुर में स्थापित किया जा चुका है। पहला कहाँ किया गया है, जयपुर में एसएमएस स्टेडियम में पिछली बार। तो अब की बार इसको कहाँ खोलेंगे, जोधपुर में। आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर कहाँ कहाँ है, तो पहला जयपुर में है और दूसरा कहाँ खोला जा रहा है आपका, जोधपुर में। तीन चीजें, तीन फैक्ट आपको खेल से संबंधित याद रखने हैं। टोंक में मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम, राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट जोधपुर में, और राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर कहाँ खोला जाएगा, जोधपुर में। और पहला कहाँ पे है, एसएमएस स्टेडियम जयपुर में। उसके अलावा है युवा और रोजगार के लिए। देखिए युवा जो आईएएस की तैयारी करते हैं उनको काफ़ी परेशानी होती है और उस परेशानी को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा युवाओं को ठहरने के लिए दिल्ली स्थित, किस जगह पे, दिल्ली में आईएएस की तैयारी करने के लिए दिल्ली में एक जगह है उसका नाम उदयपुर हाउस।
ठीक है। उदयपुर हाउस कहाँ पे है? दिल्ली में है। ठीक है, उदयपुर में नहीं है, ये कहाँ पे है? दिल्ली में। वहां पे 300 करोड़ रुपए की लागत से 500 युवक युवतियों के लिए 250 कमरों का नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा। ये सेंटर क्यों बनाया जाएगा? ताकि वहां पे लोग आईएएस की, सिविल सेवाओं की तैयारी करने के लिए जा सकें और पढ़ सकें। जो गरीब तबके के युवक हैं उनको काफ़ी परेशानी होती है वहाँ पे, तो उस परेशानी को दूर करने के लिए ये बनाया गया है। कहाँ पे? दिल्ली में बनाया गया, उदयपुर हाउस के अंदर। 300 करोड़ रुपए की लागत इसमें आएगी और 500 युवक युवतियों के लिए 250 कमरे का क्या बनाएंगे? नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर। नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर कहाँ पे बनेगा? दिल्ली में। उसके आगे देखो, सर्विस सेक्टर, एमएसएमई स्टार्टअप्स को सस्ती दरों पर प्लग एंड प्ले फैसिलिटी उपलब्ध कराने के लिए जयपुर, जोधपुर और कोटा में 200-200 करोड़ रुपए से राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब्स बनाए जाएंगे। याद रखना है, राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब्स कहाँ? जयपुर, जोधपुर और कोटा। ये जो इंस्टीट्यूट आ रहे हैं ना, ये इंस्टीट्यूट आपको विशेष तौर से याद रखने हैं। जयपुर, जोधपुर और कोटा में बनाए जाएंगे राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब्स। और इन इनोवेशन हब्स में महिलाओं के लिए अलग से क्या बनाया जाएगा? और डब्ल्यू हब, वुमेन हब्स यानी डब्ल्यू हब, ये किनके लिए बनाया जाएगा? महिलाओं के लिए। तो आपको ये याद होना चाहिए। और ये देखिए किस चीज के लिए? एमएसएमई, जो सूक्ष्म मध्यम और लघु उद्योग हैं उनके लिए, सर्विस सेक्टर के लिए और नवीन स्टार्टअप्स के लिए। प्लग एंड प्ले, प्लग एंड प्ले का मतलब होता है लगाओ और चलाओ, लगाओ और चलाओ। प्लग एंड प्ले का मतलब होता है लगाओ और चलाओ। तो उनके लिए जो है वो राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब्स बनाए जाएंगे और इसमें महिलाओं के लिए क्या बनाया जाएगा? डब्ल्यू हब बनाए जाएंगे। और ये कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे? जयपुर, जोधपुर और कोटा में बनाए जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम जॉब वर्क योजना। कोविड से पहले या कोविड के दौरान काफ़ी लोगों का रोजगार गया, तो ऐसी महिलाएं जो वर्क फ्रॉम होम कर अपने परिवार की आजीविका में योगदान दे सकती हैं। 20,000 महिलाओं को इस हेतु लाभान्वित करने के लिए 100 करोड़ रुपए से इन्होंने ये योजना शुरू किया। देखिए, इस योजना का दूसरा नाम आता है जागृति बैक टू वर्क। जागृति बैक टू वर्क, ठीक है। तो ये जो स्कीम है, इस स्कीम में क्या होगा कि वे महिलाएं जो वर्क घर से काम करके, किन्हीं कारणों से वो ऑफिस नहीं जा पाती हैं, तो घर से काम करके वो अपनी आजीविका में योगदान दे सकती हैं। ऐसी 20,000 महिलाओं को, कितनी महिलाओं को? 20,000 महिलाओं को वापस रोजगार दिलाने का। और ये जो रोजगार दिलाया जाएगा वो निजी क्षेत्र के सहयोग से दिलाया जाएगा। किसके क्षेत्र से? निजी क्षेत्र के सहयोग से दिलाया जाएगा। और इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान। अब ये 100 करोड़ का क्या करेंगे? जब निजी क्षेत्र रोजगार देगा तो 100 करोड़ में उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वो रोजगार करने के लिए प्रेरित हो सके, उनको रोजगार हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बीकानेर, भरतपुर एवं कोटा में विज्ञान केंद्र। याद रखना है, बीकानेर में, भरतपुर और कोटा, 3 जगह, बीकानेर, भरतपुर और कोटा में क्या खोले जाएंगे? विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को रोकने के लिए एसओजी में एंटी चीटिंग सेल का गठन किया जाएगा। देखिए, अभी रीट खारिज हुआ और बाकी भी कुछ भर्तियों में जो है वो गड़बड़ी रही, इसलिए सरकार ने कहा कि एसओजी उसकी जांच करती है, तो वहाँ पे एक एंटी चीटिंग सेल गठन कर दिया जाएगा ताकि वो जो है वो इस तरह की गड़बड़ियों या अनियमितताओं की जांच में आसानी से कर सके। ठीक है, उसके बाद में आगे अपन चलते हैं। देखो, अभी इसके अंदर सरकार ने एक एक्ट भी लाया है, एक बिल भी पेश किया है, जिससे परीक्षाओं में अनियमितताओं को रोकने का प्रयास सरकार करेगी। अगला है अपना औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास में क्या देखिए, औद्योगिक विकास के लिए क्या क्या प्रोविजंस इन्होंने बजट में किए हैं। सबसे पहले है कि 32 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी।
प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि कितने औद्योगिक क्षेत्र जो है वो नवीन बजट में स्वीकृत किए गए हैं या प्रस्तावित किए गए हैं। तो उनकी संख्या कितनी है? 32 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी। टेक्नोलॉजी आधारित इंडस्ट्रीज लगाने हेतु सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र, ग्रेटर भिवाड़ी तथा बोरनाड़ा जोधपुर में 250 करोड़ रुपए की लागत से मल्टी स्टोरेड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स विकसित किए जाएंगे। ये देखिए, मल्टी स्टोरेड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स किस चीज़ के लिए? टेक्नोलॉजी आधारित इंडस्ट्रीज लगा, तकनीकी आधारित इंडस्ट्रीज लगाने के लिए मल्टी स्टोरेड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स विकसित किए जाएंगे। और ये कहाँ पे किए जाएंगे? सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी और दूसरा बोरनाड़ा जोधपुर। अब दो चीजें आ गई, एक तो सलारपुर और दूसरी आ गई बोरनाड़ा। देखिए, ये भिवाड़ी किस में पड़ता है? अलवर में, ठीक है। और ये किस में पड़ता है? जोधपुर में। तो इन दोनों स्थानों पे आपको जिले भी याद रखने हैं कि इन दोनों जिलों के अंदर मल्टी स्टोरेड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स विकसित किए जाएंगे। और ये जो मल्टी स्टोरेज कॉम्प्लेक्स विकसित किए जाएंगे वो किस लिए किए जाएंगे? टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्रीज लगाने के लिए। वहाँ टेक्नोलॉजी आधारित इंडस्ट्री लगाई जाएगी। और ये जो परिसर लगाए जाएंगे, आगे क्या कह रहा है कि इन परिसरों में आईटीज और रेडीमेड गारमेंट्स, ज्वेलरी, सर्विस सेक्टर की इकाइयों को प्लग एंड प्ले, वही लगाओ और चलाओ की फैसिलिटी के साथ स्थापित किया जाएगा। अब इसमें कौन कौन से जो कंपनी स्थापित की जाएंगी, जैसे रेडीमेड गारमेंट्स है, आईटी है, आईटीज है, ज्वेलरी है और सर्विस सेक्टर की जो संस्थाएं हैं, जो इंडस्ट्रीज है, वो यहाँ पे स्थापित किए जाएंगे। जोधपुर में एक अतिरिक्त इनलैंड ड्राई पोर्ट की स्थापना कहाँ की जाएगी? जोधपुर में। याद रखने वाली बात है, आपको याद रखना है कि नवीन बजट में इनलैंड ड्राई पोर्ट की स्थापना का कहाँ पे लक्ष्य रखा गया है? जोधपुर में। इसके अलावा पंचभद्रा बाड़मेर में 383 वर्ग किलोमीटर PCPIR की स्थापना की जाएगी। देखिए, पंचभद्रा बाड़मेर में क्या है? अपनी रिफाइनरी है, रिफाइनरी लगी हुई है। और वो किसकी है? HPCL और राजस्थान सरकार। सबसे बड़ी बात 74:26 ये रेशियो है, ये याद रखना आपको। तो पंचभद्रा में जो रिफाइनरी लगी हुई है उसका जो रेशियो है वो दोनों सरकार का, जो सरकार और HPCL का है, वो कितना है? 74:26। ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है 383 वर्ग किलो क्षेत्र, यहाँ पे PCPIR की स्थापना, पेट्रोकेमिकल जो रीजन है वहाँ की स्थापना की जाएगी। और यहाँ पे रिफाइनरी आधारित उद्योग स्थापित किए जाएंगे। इसमें क्या स्थापित किए जाएंगे? रिफाइनरी आधारित उद्योग। आपको यही पूछा जाएगा कि बताइए PCPIR की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो वो कहाँ की जाएगी? पंचभद्रा बाड़मेर में। पंचभद्रा बाड़मेर में जहाँ रिफाइनरी लगी हुई है। या फिर ये पूछा जा सकता है कि रिफाइनरी में जो है वो कौन कौन शामिल है? तो HPCL कंपनी और राजस्थान सरकार। 74 रेशियो है और 26 का रेशियो दोनों में। इसके अलावा अपने जो औद्योगिक सुरक्षा बल है CISF, उसकी तरफ एक RISF का गठन किया जाएगा, राजस्थान इंडस्ट्री सर्विस फोर्स। ये किस लिए? उद्योगों की सुरक्षा के लिए। जैसे CISF है ना, वो क्या करती है? उद्योगों की सुरक्षा करती है। तो उसी तरह से राजस्थान में उद्योगों की सुरक्षा करने के लिए किसका गठन किया जाएगा? RISF। ठीक है। तो PCPIR पंचभद्रा बाड़मेर में और RISF बढ़ाएंगे CISF की तर्ज पे। उसके बाद में अगला अपना आता है सामाजिक सुरक्षा। और विधानसभा के इस सत्र में राजस्थान स्टेट SC एंड ST डेवलपमेंट फंड प्लानिंग, अलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिल पेश किया जाएगा। सबसे बड़ी बात, SC ST के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए एक बिल लाया जाएगा, एक एक्ट लाया जाएगा। और वो विधानसभा के इसी सत्र में, जो बजट सत्र चल रहा है, उसी में पेश किया जाएगा। इसके अलावा दूसरा इन्होंने क्या किया कि SC ST के विकास के लिए एक 100 करोड़ रुपए की जो राशि थी, SC ST विकास कोष बनाया हुआ था जिसमें 100 करोड़ की राशि थी,
उसको बढ़ा के कितना किया जाता है, 500 करोड़। अब एससी को विकास कोष और एसटी विकास कोष की जो राशि है वो कितनी है, 500 करोड़ रुपए है। प्रत्येक में कितनी रुपए है, 500 करोड़ रुपए है। और इसके साथ साथ 100 करोड़ रुपए से ईडब्ल्यूएस कोष भी बनाया जाएगा। 100 करोड़ रुपए से क्या बनाया जाएगा, ईडब्ल्यूएस कोष भी बनाया जाएगा। हाल ही में सरकार ने ये घोषणा करी है कि ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी 3 इयर्स कर दी है। कितने साल करी है, 3 साल करी है। तो एक 100 करोड़ रुपए का एक ईडब्ल्यूएस कोष बनाया जाएगा जो आर्थिक स्वर्ण जो पिछड़े लोग हैं उनकी उत्थान के लिए, उनकी योजनाओं के लिए यूज किया जाएगा। और इंदिरा रसोई की संख्या बढ़ाकर 1000 करने की घोषणा की गई। यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। देखिए इंदिरा रसोई क्या है, इंदिरा रसोई योजना के तहत जो शहरी क्षेत्र हैं वहां पर अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में यह नहीं है और शहरी क्षेत्रों में भी सभी जगह नहीं थी। 213 निकायों में ये थी, ठीक है, 300 कुछ ही थी। तो अब इनकी संख्या बढ़ा के कितने कर देंगे, 1000 कर देंगे। और इसके तहत क्या होता है, 5 रुपए में भरपेट खाना, 5 रुपए में नाश्ता सॉरी, और 8 रुपए में खाना इंदिरा रसोई के तहत दिया जाता। तो इनकी संख्या कितनी की है उन्होंने, 1000 कर दी है, ठीक है। अब अगला है मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना। इस पहले 2000 स्कूटियां देनी थी, अब उनको बढ़ा के कितना कर दिया, 5000। तो किसको दी जाती है, जो काम करते हैं, कहीं नौकरी करते हैं ना, या फिर पढ़ने वाले छात्र जो दिव्यांग है उनको इस तरह की स्कूटियां दी जाती है। तो पहले 2000 स्कूटी दी जाती है, इस वर्ष जो है वो 5000 लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। एक सबसे महत्वपूर्ण स्कीम कालीबाई व्हील स्कूटी योजना, 13000 से बढ़ाकर 20000 तक स्कूटी दी जाएंगी। 20000 छात्रों को इसके तहत स्कूटी दी जाएगी, कालीबाई व्हील स्कूटी योजना। ये देखो, ये जो योजना है इसमें क्या है कि 75% कक्षा 12 में 75% जो छात्रा लेके आती है वो कौन सी में, अपने क्या बोलते हैं इसमें, सीबीएसई में। और आरबीएसई में अगर 65% लेके आती है तो उसको कालीबाई व्हील स्कूटी योजना के तहत स्कूटी देने का प्रावधान है। पहले 13000 छात्रों को दी जाती थी, अब उसकी संख्या बढ़ाकर इस बजट में उन्होंने कितनी कर दी है, 20000 कर दी है, ठीक है। अगली है देवनारायण स्कूटी योजना। तो ये एमबीसी या एसबीसी वर्ग की जो छात्राएं हैं अगर वो 75% मार्क्स प्राप्त करती हैं तो उनको स्कूटी प्रदान की जाती है, जिसकी संख्या भी अभी 13000 से बढ़ा के कितनी कर दी, 20000। देखिए 3 प्रकार की स्कूटी योजनाएं हैं। सबसे पहले दिव्यांग वाली है, जो दिव्यांग काम करते हैं या फिर पढ़ने जाते हैं उनके लिए है, उनकी संख्या इन्होंने करी 5000। कालीबाई व्हील जो है वो एसबीसी के अलावा, एसबीसी को इससे मिल रही है तो इसके अलावा जो भी बच गई वो सारी की सारी किससे मिलेंगी, इससे। तो अगर 75% लाते हैं 12th में सीबीएसई में और आरबीएसई में 65% है तो उनको कालीबाई व्हील स्कूटी योजना के तहत स्कूटी दी जाएगी और इसकी संख्या आपकी बार सरकार ने 20000 करी है। देवनारायण स्कूटी है एसबीसी के तहत दी जाती है और उसकी संख्या कितनी है, 20000। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना की जाएगी कहाँ पे, जामडोली जयपुर में। याद रखना है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, सरकार ने जो है वो दिव्यांगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 लेके आई थी, ठीक है, जिसमें उन्होंने काफ़ी प्रोविजंस किए थे और इनको 4% आरक्षण भी नौकरी में भी प्रदान किया जा रहा है। तो एक विश्वविद्यालय इनके लिए खोला जा रहा है जिसका नाम है जामडोली जयपुर में। कहाँ खोला जाएगा, जामडोली जयपुर में, दिव्यांग बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना। मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना, जो बेघर हैं, देखिए पुनर्वास सबसे पता चल जाता है, बेघर हैं, वृद्ध हैं, कामकाजी महिलाएं और ऐसा निराश्रित व्यक्तियों के लिए आवास संस्थान उपलब्ध कराने के लिए। जो लोग बेघर हैं, जिनके पास घर नहीं है, बुजुर्ग हैं या कोई कामकाजी महिलाएं हैं, जो ऐसा हैं या निराश्रित है, उन सबको अपना घर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने अपना घर संस्था की तरफ पे, अपना घर संस्था में इस तरह के काम होते थे, उसकी तरफ पे प्रत्येक जिले में आवश्यकता के अनुसार पुनर्वास गृह निर्मित किए जाएंगे। हर जिला स्तर पे इस तरह का एक वो
पुनर्वास गृह निर्मित किए जाएंगे और जितनी आवश्यकता होगी उस आवश्यकता अनुसार निर्णय करके इनको जो है इन सभी कैटेगरीज जो अपन ने ऊपर गिनी है इनको इसमें रखा जाएगा। और अगले वर्ष में यानी 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक ये वित्तीय वर्ष है, इसमें 75 की क्षमता के 45 घर स्थापित किए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना, देखिए एक बार फिर से देखिए इसको क्या है, मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना की जो बेघर हैं, वृद्धजन हैं, कामकाजी महिलाएं हैं, असहाय, निराश्रित, इन सबको अपना घर संस्था की तर्ज पे आपको इसी तरह से फैक्ट दिए जाएंगे और उसमें से एक फैक्ट गलत होगा, 2 फैक्ट गलत होंगे और आपको ये पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो आपको उससे इन सारी चीज़ों पे गौर करना है कि कौन कौन इसके पात्र हैं, किस संस्था की तरफ पे हैं और कहाँ इसकी स्थापना की जाएगी और इसके साथ साथ कितने की क्षमता के कितने घर नवीन आगामी वित्त वर्ष में स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगली है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। 2021 में 2020-21 में इस योजना को प्रारंभ किया गया था और इस योजना में क्या है, इसमें 4 जिले डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और बारां 4 जिले इसमें थे और इन 4 जिलों में ये स्कीम चलाई गई थी। इसमें क्या होता था कि दूसरे प्रसव पर 6,000 रुपये देने का प्रावधान, किसी भी महिला को दूसरा सेकंड डिलीवरी जब होती थी तो उस पर सरकार के द्वारा 6,000 रुपये दिए जाते थे इन 4 जिलों में। अब सरकार ने इसका दायरा बढ़ा दिया और अब इसको पूरे प्रदेश में लागू कर दिया। अब देखिए क्या होता है कि दूसरे प्रसव, आपको ये यहाँ अपन गलती करते हैं, आपको जो डेटा दिए जाएंगे वो ऐसे ही दिए जाएंगे लेकिन सिर्फ इसमें दूसरे प्रसव की का उल्लेख नहीं किया जाएगा और वहां आप सही कर दोगे, वो गलत हो जाएगा। ये क्यों करते हैं इसकी जानकारी अपने को होनी चाहिए। एक स्कीम चलती है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ये किसकी स्कीम है? केंद्र की स्कीम है, केंद्र सरकार की है। सरकार ने इसको 2017 में लॉन्च किया था और इसके अंतर्गत क्या होता है कि प्रथम प्रसव पे ध्यान देने वाली बात मैं यही कहना चाह रहा था, प्रथम प्रसव पे 6,000 रुपये केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा दिए जाते हैं कितने रुपए? 6,000 रुपये। तो अब यहाँ पे प्रथम प्रसव पे तो कौन दे रही है? केंद्र सरकार दे रही है इस योजना के तहत, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत। तो दूसरे प्रसव के तहत जो है वो राजस्थान सरकार दे रही है। किसकी स्कीम है? ये राजस्थान सरकार की स्कीम है, तो ये राजस्थान सरकार दे रही है। तो आपको ये ध्यान रखना दूसरे प्रसव पर, ये विशेष तौर से ध्यान रखने वाले कि 6,000 रुपये दिए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है इसमें जो ये 6,000 का प्रावधान है उसमें 1,000 रुपये है वो उन लोगों को दिए जाते हैं जो संस्थागत प्रसव कराने के लिए उनको मोटिवेट करते हैं। तो जो कैंडिडेट है उसको कितने रुपए मिलते हैं? 5,000 मिलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अब इन्होंने क्या किया कि नवीन बजट में इस इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना का दायरा बढ़ाकर इसको पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया। पहले कितने जिलों में थी? 4 जिले, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और बारां। अब भी सभी जिलों में इसको लागू कर दिया। फिर देखिए पालनहार योजना। पालनहार योजना में क्या होता है? पालनहार योजना में सरकार ने क्या बोला? पालनहार योजना के तहत 0 से 5 और 5 से 6 से 18 ये 2 श्रेणियां होती हैं बच्चों की। और यदि उनको बच्चे निःशक्त हैं, सॉरी निःशक्त नहीं, माता पिता की मृत्यु हो चुकी है या उनको जेल हो चुकी है, ठीक है, या HIV ग्रसित है, अलग अलग श्रेणियां हैं, उनके बच्चे हैं, यदि वो आंगनवाड़ी में जाते हैं, 5 वर्ष तक का बच्चा आंगनवाड़ी में जाता है और 6 से 18 का जाता है वहाँ पे स्कूल में, तो 0 से 5 तक को तो मिलते थे पहले 500 रुपये, ठीक है, और 6 से 18 तक को मिलते थे पहले 1,000 रुपये। ये हो गई। अब सरकार ने क्या किया कि अब 0 से 6 तक के जो बच्चे हैं, सॉरी 5 नहीं 6 करो इसको, 6 तक के बच्चे हैं उनको 500 रुपये मिलते थे। इस 500 को बढ़ा के सरकार ने कितना कर दिया? 1,500 रुपये।
अब पालनहार योजना के तहत 0 से 6 वर्ष के बच्चों को कितने रुपए मिलेंगे? 500 की जगह 1500। और जो स्कूल जाने वाले बच्चे 6 से 18 उनको 1000 मिलते थे, उनको कितने मिलेंगे? 2500 रुपये मिलेंगे। ठीक है, 20,000 करोड़ रुपए 20 करोड़ रुपए देकर 14,000 बच्चों को लाभान्वित किया जाएगा। तो आपको ये तो फिर भी नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जा सकता है कि पालनहार योजना के तहत अब जो बजट घोषणा में राशि कितनी कर दी गई? तो 1500 रुपये और 2500 रुपये इसके तहत कर दी गई। पहले 500 और 1000 रुपये मिलते थे। इसके साथ साथ अगर आप याद रखना चाहिए तो 2000 रुपये एक मुश्त मिलते हैं इनको जूते और कपड़े खरीदने के लिए। एक वर्ष में एक बार इनको एक मुश्त जूते और कपड़े खरीदने के लिए कितने रुपए मिलते हैं? 2000 रुपये मिलते हैं। तो ये थी पालनहार योजना। अगला चलते हैं अपन, काफ़ी लंबा हो जाएगा लेकिन अपन इसको पूरा करेंगे। आधारभूत संरचना के लिए सरकार ने एक नई स्कीम लेके आएंगे, राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना। राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना, देखिए एक केंद्र की योजना चलती है स्मार्ट सिटी योजना या स्मार्ट सिटी मिशन जिसको बोलते हैं, स्मार्ट सिटी योजना ये बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो स्कीम है वो केंद्र की स्कीम है जिसके तहत राजस्थान की 4 जिले उसमें हैं, जयपुर, 4 शहर हैं, जोधपुर नहीं है, इसमें अजमेर है, अजमेर, कोटा और उदयपुर। जो केंद्र की स्मार्ट सिटी योजना है उसके अंदर जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी ताज़ा करंट न्यूज़ में ये चल रहा था कि उदयपुर ने लगभग काम पूरा कर लिया है। तो ये प्रथम स्मार्ट सिटी बनेगी राजस्थान की प्रथम स्मार्ट सिटी कौन सी बनेगी? उदयपुर बनेगी, याद रखना इस बात को। और भारत की प्रथम बनेगी वो बनेगी भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जो है वो भारत की प्रथम स्मार्ट सिटी बनेगी, राजस्थान की बनेगी उदयपुर। तो 4 जिले हैं, 4 सिटीज हैं, जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर। अब सरकार ने इनके तो हो गए, अब सरकार ने ये कहा कि राजस्थान सरकार के द्वारा स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए कुछ नए राज्यों, जिलों को और शहरों को इसके अंदर शामिल किया गया है। तो इसके अंदर इन्होंने एक तो किया है जोधपुर, बीकानेर एवं भरतपुर, ये तीनों संभाग मुख्यालय है, इनको इसमें जोड़ा। ये तीनों याद रखने हैं, जोधपुर, बीकानेर और भरतपुर। देखिए 7 संभाग हैं अपने, और 7 में से 4 संभाग अपने केंद्र वाली स्मार्ट सिटी में हैं, तो पीछे बच गए वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे? राजस्थान वाले। ठीक है, इसके अलावा जो बड़े शहर हैं 3, अलवर, भीलवाड़ा और चित्तौड़। जोधपुर, बीकानेर और भरतपुर ये तो इसमें आ गए, और अलवर, भीलवाड़ा और चित्तौड़ ये किस में आ गए? जो बड़े सिटी में आ गए। तो इन 7 शहरों को, कितने शहर हो गए? 6 शहरों को जो है वो सरकार स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेगी। और ये स्मार्ट सिटी योजना किसकी है? राज्य सरकार की स्कीम है। किसकी है? राज्य सरकार की स्कीम। और इसके विकास में तो 2 वर्षों में 1500 करोड़ रुपए इस पे खर्च किए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि स्मार्ट सिटी जो केंद्र की उसमें कौन कौन है और इसमें कौन कौन है। अब है जयपुर मेट्रो। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जयपुर मेट्रो की जो स्कीम चल रही है, जो जयपुर मेट्रो जो विकास हो रहा है वो एडीबी द्वारा किया जाता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा। ठीक है, कई बार ये पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है कि जयपुर मेट्रो प्रोजेक्ट है वो कौन उसको फाइनेंस कर रहा है, कौन उसको वित्तीय प्रोत्साहन दे रहा है? तो वो एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसके द्वारा जयपुर मेट्रो फाइनेंस किया जा रहा है। इसके अंदर देखो जयपुर मेट्रो के अंदर सबसे पहले क्या हुआ कि पहले था 1A, फिर 1B, ये 1C और ये 1D, 4 प्रोजेक्ट अब तक है। 1A जो है वो था चांदपोल से मानसरोवर। 1A के तहत चांदपोल से मानसरोवर तक क्या बिछाई गई? मेट्रो लाइन बिछाई गई जिसपे मेट्रो आज चल रही है। 1B जो है उसमें है आपका चांदपोल से बड़ी चौपड़, ये किसमें है? 1B में। अब सरकार कह रही है कि बड़ी चौपड़ से दिल्ली आगरा हाईवे ट्रांसपोर्ट नगर तक फेज 1C चलाया जाएगा। आपको ये चारों फेज याद रखने हैं। पहला चांदपोल से मानसरोवर,
दूसरा चांदपोल से बड़ी चौपड़, इन दोनों पे वर्तमान में कार्य पूर्ण हो चुका है और इन पे अभी मेट्रो ट्रेन चल रही है। लेकिन तीसरा 1C फेज जो है वो ये कह रहे हैं कि बड़ी चौपड़ से दिल्ली आगरा हाईवे पर जो ट्रांसपोर्ट नगर है वहां तक के लिए, बड़ी चौपड़ से तक आ गए, बड़ी चौपड़ से यहाँ से शुरू करेंगे और ट्रांसपोर्ट नगर तक ये लेके जाएंगे। और 1D के तहत क्या करेंगे, जो मानसरोवर पे खत्म हो रखा है उसको 200 फीट बाईपास अजमेर रोड तक लेके जाया जाएगा। और इस पूरे प्रोजेक्ट पे 1185 करोड़ रुपए का व्यय होगा। देखो चारों प्रोजेक्ट आपको याद है, 1A, 1B, 1C और 1D। 1A चांदपोल से मानसरोवर, 1B चांदपोल से बड़ी चौपड़, 1C जो बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर और 1D 200 फीट बाईपास तक मानसरोवर से, ठीक है। और किसके द्वारा चलाई जा रही है, ADB के द्वारा, ठीक है। आगे चलिए, मुख्यमंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना, ये देखिए नई स्कीम। ये कह रहे हैं कि प्रदेश के दुर्गम दूरस्थ एवं पिछड़े क्षेत्रों में व्यवस्थित आधारभूत संरचना ग्रामीण विकास के लिए इसके तहत 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। मुख्यमंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना, इसमें क्या है कि जो दुर्गम दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्र हैं उनको अलग से आधारभूत संरचना विकास करने के लिए 100 करोड़ का प्रावधान इसमें किया गया। अब इसके लिए देखिए क्षेत्रीय आधारित योजनाएं चलती हैं, कौन सी की, जैसे डांग क्षेत्र, मेवात क्षेत्र और मगरा क्षेत्र, 3 योजनाएं ये चलती है। इन तीनों योजनाओं की तरह 10-10 करोड़ रुपए राशि थी, उसको बढ़ा के कितना करोड़ रुपए किया गया, 25 करोड़ रुपए। इन क्षेत्रों के विकास के लिए ये तीनों योजनाएं चलती हैं, डांग क्षेत्र, मेवात क्षेत्र, ठीक है, और तीसरी है मगरा क्षेत्र। अब देखिए थोड़ा सा आप अपन इसको देख लेते हैं। डांग क्षेत्र, अच्छा तो नहीं बना, लेकिन ये राजस्थान के जो ये पश्चिम जिले, ये सॉरी दक्षिण पूर्वी जिले हैं, 8 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। किसमें, डांग क्षेत्र के अंतर्गत 8 जिले आते हैं जो दस्यु पीड़ित हैं, जहाँ पे डाकू हैं, ठीक है। ये चंबल नदी के बहाव के क्षेत्र हैं और इसमें 8 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं, 3 तो हाड़ौती के गिन लो, उसके बाद में सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, ठीक है, 6 हो गए, दौसा हो गया, एक 12 हो गया। तो इस तरह से 8 जिले तो ये आते हैं इसमें, किसमें, डांग क्षेत्र में आते हैं। तो इन 8 जिलों में ये होगा। फिर मेवात के अंदर आते हैं पूर्वी जिले, ये इसके अंदर आएगा आपका अलवर और भरतपुर, जहाँ पे मेवात बाहुल्य है, ठीक है। और एक है मगरा क्षेत्र विकास, तो मगरा क्षेत्र जहाँ पहाड़ है वो क्षेत्र आता है। इसके अंतर्गत अपने 5 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं, 5 जिले आते हैं। देखिए 5 जिले कौन कौन से आते हैं इसमें, अपने एक तो आता है पाली, दूसरा आता है अजमेर, तीसरा आता है चित्तौड़, चौथा आता है भीलवाड़ा और 5वां आता है राजसमंद। वो क्षेत्र जहाँ पे पहाड़ है, मगरा बोलते हैं मारवाड़ी में पहाड़ को, तो उस क्षेत्र के 5 जिलों के विकास के लिए मगरा क्षेत्र विकास योजना चलती है। अब देखिए आपको एक चीज ये याद रखनी, जो TSP बाहुल्य क्षेत्र, जो TSP एरिया जिन जिलों में है ना, वो इसमें शामिल नहीं है। अपने कहेंगे सब पहाड़ तो उदयपुर में भी हैं, तो उदयपुर में है, लेकिन वो किसके अंतर्गत आता है, TSP के अंतर्गत आता है। तो TSP से बाहर के जो जिले हैं जहाँ TSP एरिया नहीं है, उन जिलों के उन क्षेत्रों में अगर मगरा है तो उसमें मगरा क्षेत्र विकास योजना चल रही है। ये 5 जिले हैं। तो इसके लिए सरकार ने 100 करोड़ का प्रावधान किया है और इसके लिए 10-10 करोड़ रुपए दिए जाते थे, अब उनको बढ़ा के कितना कर दिया, 25-25 करोड़ रुपए कर दिया। नेक्स्ट, अब देखिए उदयपुर और कोटा में विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। जैसे जयपुर में JDA है और JDB कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। उसी तरह जैसे जोधपुर में है 2 है ना, उसी तरह से एक उदयपुर में और एक किसमें, कोटा में। किसका गठन किया जाएगा, विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। आपको बताना है, आप पे कमेंट्स में बताएं कि राजस्थान में वर्तमान में कितने विकास प्राधिकरण हैं।
वर्तमान में कितने विकास प्राधिकरण है, ये आपको बताना है। ठीक है, एक मिनट, थोड़ी कोई तकनीकी मिस्टेक है। ठीक है, राजस्थान में कितने विकास प्राधिकरण है ये आपको बताना है। नेक्स्ट चलते हैं अपन। अगला है टॉपिक है, देखो ऊर्जा। इसमें कोई विशेष आपसे पूछे जाने वाली बात नहीं है, लेकिन इसमें यह है कि जैसे छबड़ा तापीय विद्युत गृह है, उसके अंदर अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीकी आधारित 660 मेगावाट की 2 इकाइयाँ लगाई जाएंगी। ये कोई विशेष क्वेश्चन में पूछने योग्य नहीं है। इसके अलावा काली सिंध झालावाड़ तापीय विद्युत परियोजना है, उसमें अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीकी से 800 मेगावाट की इकाई स्थापना की जाएगी। तो इसमें दोनों में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीकी, आपको ये पूछा जा सकता है कि नवीन बजट में कहाँ कहाँ घोषणा की गई, तो ये नाम याद रखने। छबड़ा तापीय विद्युत गृह, छबड़ा कहाँ पे है, 12 में, और दूसरी काली सिंध झालावाड़ तापीय विद्युत परियोजना, इन दोनों के नाम याद रख लेना। इन दोनों में इन्होंने घोषणा करी है, बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चन पुट होने वाली संभावना कम है। हाँ, इसमें आगे हो सकता है। गुडा बीकानेर में 125 मेगावाट की लिग्नाइट कोयला आधारित तापीय विद्युत परियोजना स्थापित की जाए। देखिए, लिग्नाइट कोयला निकलता है बीकानेर में, अपना गिरल है, गुडा है, विष्णोयन है वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे जो गुडा बीकानेर है, वहाँ पे एक लिग्नाइट कोयले से बिजली उत्पादन करने के लिए 125 मेगावाट की विद्युत परियोजना स्थापित की जाएगी। आपको ध्यान रखना है, जगह का नाम याद रखना है। ये पूछा जा सकता है कि लिग्नाइट कोयला आधारित तापीय विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए बजट में प्रस्तावित स्थान कौन सा है, तो वो है गुडा बीकानेर। उसके बाद में पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना, विद्युत तंत्र के परिचालन हानि की कमी करने। देखिए, विद्युत तंत्र में क्या होता है कि परिचालन में जैसे चोरी हो जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, इनके कारण से उनमें हानि होती है, उसको कम करने के लिए एक पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना लाई जाएगी और 2 वर्षों में विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। अब कौन कौन से काम इसमें करवाए जाएंगे? प्रीपेड स्मार्ट मीटर बदली कर दिए जाएंगे और बुनियादी ढांचा सुधार कर। एक तो तार जो है ना, वो अच्छे वाले तार गुड क्वालिटी के लगाए जाएंगे ताकि उनमें छीजत नहीं हो और चोरी नहीं हो, छीजत और चोरी रोकने के लिए। और दूसरा क्या करेंगे कि यह जो मीटर है वो स्मार्ट प्रीपेड मीटर, पहले पैसे दो और जितने रिचार्ज कराओगे उतनी बिजली आप खर्च करो, मोबाइल की तरह। तो ये 2 काम करना इसमें प्रस्तावित है और उस योजना का नाम है पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना। किस चीज़ के लिए है? परिचालन हानि, यानी मैनेजमेंट में जिससे जो हानि हो रही है ना, उस हानि को कम करने के लिए। अगला है वन एवं पर्यावरण। वन एवं पर्यावरण में है कि जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर और अजमेर, इनमें उन्होंने क्या खोले जाएंगे? बोटनिकल गार्डन्स। क्या खोले जाएंगे? बोटनिकल गार्डन। जोधपुर में, बीकानेर में, कोटा, उदयपुर, भरतपुर और अजमेर के अंदर, यानी सभी जो संभाग मुख्यालय हैं उन पे खोले जाएंगे, सिर्फ जयपुर को छोड़कर। जयपुर को काट दो, बाकी सभी संभागों पे, यानी 6 संभाग मुख्यालय पर ये खोले जाएंगे। क्या खोले जाएंगे? बोटनिकल गार्डन्स खोले जाएंगे। सांबर लेक मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, सांबर झील के इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट डेवलपमेंट एंड कन्वर्जेंस के लिए। देखिए, सांबर झील की सुरक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए एक प्रोजेक्ट लाया जाएगा। उस प्रोजेक्ट का नाम है सांबर लेक मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। सांबर लेक मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, आपको पता होना चाहिए सांबर झील जो है वो राजस्थान की क्या है? नमक उत्पादन में सबसे प्रथम झील है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वेटलैंड के अंतर्गत है। राजस्थान में 2 वेटलैंड स्थल है। पहली वेटलैंड स्थल है वो सांबर झील है और सेकंड वेटलैंड स्थल है वो है आपका भरतपुर का केवला देव। 2 वेटलैंड है राजस्थान में। वेटलैंड क्या होता है ये अपन कभी डिस्कस करेंगे। तो 2 वेटलैंड है, उनमें एक सांबर और दूसरी केवला देव है। तो सांबर झील के लिए सांबर लेक मैनेजमेंट प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन के लिए लाया जाएगा।
ठीक है। इसके अलावा एक स्कीम आ जाएगी कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम। इसमें क्या हुआ कि आम लोग जो और कॉरपोरेट संस्थाएं, वन्य जीव प्रेमी हैं, वो जो जूलॉजिकल पार्क में जो जानवर है उनको गोद ले सकेंगे। जैसे किसी जूलॉजिकल पार्क है यानी जू है, उसके अंदर कोई जानवर है तो उसको कोई भी आदमी गोद ले सकेगा, वो उसका भरण पोषण करने की जिम्मेदारी ले सकेगा, उसको उसके लिए खाने की व्यवस्था, उसकी देखभाल की सारी व्यवस्था वो चाहे तो वो कर सकेगा। और उसी स्कीम का नाम हुआ कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम। कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम, याद रखना है, कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम। ठीक है। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं। एक इसमें आप अगर देखना चाहें तो ये कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम है ना, इसके साथ साथ आगे चलते हैं, चलो उसमें बाद में विचार करेंगे, काफ़ी लंबा हो जाएगा। ई वेस्ट डिस्पोजल पॉलिसी, ई वेस्ट के निस्तारण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए और ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? जयपुर में। देखो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है क्या? SBM, स्वच्छ भारत मिशन, और इसमें पहले अपन ODF है, ओपन डिफिकेशन फ्री, ठीक है, खुले में शौच मुक्त। और अब सरकार का चल रहा है ODF प्लस। ODF प्लस, ODF प्लस के तहत क्या है कि जो सॉलिड लिक्विड वेस्ट है, सॉलिड लिक्विड वेस्ट SLW, उसका मैनेजमेंट इसके तहत किया जा रहा है। तो सरकार कह रही है, सरकार ने बजट में घोषणा करी है कि ई वेस्ट डिस्पोजल पॉलिसी बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी? ई वेस्ट डिस्पोजल। इसमें ई वेस्ट होता है ना, जो ई कचरा होता है अपना, जैसे मोबाइल फ़ोन वगैरह, इस तरह से जो कचरे वगैरह होते हैं ना वो, ठीक है, ई वेस्ट के डिस्पोजल के लिए पॉलिसी बनाई जाएगी। और इसके साथ साथ ई वेस्ट को रिसाइकिल करने के लिए एक पार्क स्थापित किया जाएगा, वो जयपुर में। ये याद रखना है आपने को, ये जगह याद रखनी है कि ई वेस्ट डिस्पोजल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? जयपुर में किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पर्यटन विकास कोष में जो राशि थी वो उसको बढ़ाकर 1000 करोड़ करने का प्रावधान इस बजट में किया गया। पहले इसमें कितनी राशि थी? 500 करोड़ थी। पहले पर्यटन विकास कोष में जो राशि थी वो थी कितनी? 500 करोड़, और अब बढ़ाकर उसको कर दिया कि कितना? 1000 करोड़। ठीक है। एडवेंचर टूरिज्म प्रमोशन स्कीम, ये नई स्कीम लाएंगे जिसमें साहसिक पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जाएगा। किसमें? एडवेंचर। एडवेंचर का मतलब साहसिक होता है, साहसिक जो गतिविधियां टूरिज्म में, ठीक है, तो उसके लिए जो है ये लिए स्कीम लाई जाएगी। इसके अलावा एकीकृत ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल, मोबाइल ऐप विकसित किए जाएंगे। और जो पर्यटन स्थल है, जो पर्यटक आते हैं, उन्हें पर्यटकों को परेशानी नहीं हो उसके लिए ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप जो है वो सरकार के द्वारा जारी किए जाएंगे। और 500 पर्यटक मित्रों की भर्ती की जाएगी। ये क्या काम करेंगे? ये मतलब गाइड का काम करेंगे। उन्हें पर्यटकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देने का काम करेंगे कि कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, वो सारी चीज़ें उनको बताएंगे, उनको गाइड करेंगे और उनके मित्र की भांति कार्य करेंगे। तो 500 पर्यटक मित्र स्थापित किए जाएंगे। फिर आगे देखिए क्या है। पिछले बजट में सरकार ने 2 सर्किट बनाए थे, एक शेखावाटी और दूसरा था शायद रणकपुर सर्किट था, सॉरी गोडवाड़ सर्किट। रणकपुर उसके अंदर शामिल था, उसका नाम था गोडवाड़ सर्किट। अब इसमें इन्होंने कहा कि वागड़ टूरिस्ट सर्किट बनाया जाएगा। अब वागड़ किसको कहते हैं आपको बताया, खूब राजस्थान जी के पढ़ रखा है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? वागड़ कहते हैं। तो उस क्षेत्र के सारे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अब उसमें क्या क्या आते हैं? मानगढ़ आता है सबसे महत्वपूर्ण, देव सोमनाथ, बेनेश्वर, गलियाकोट, अर्थुना, त्रिपुर सुंदरी माता जी का मंदिर, कडाना, माई बजार, सागर बांध, कागदी पिकअप, और ये सारे के सारे हैं उसमें। तो उस क्षेत्र के जितने भी हैं उनको मिलाकर एक वागड़ टूरिस्ट सर्किट बनाया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा देखिए कि राजीव गांधी सेंट्रल पार्क की स्थापना की जाएगी। वो कहाँ किया जाएगा? सवाई माधोपुर में। याद रखना है, राजीव गांधी वागड़ टूरिस्ट सर्किट तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के पर्यटन स्थलों को मिलाकर किया जाएगा। और सवाई माधोपुर में स्थापना की जाएगी किसकी? राजीव गांधी सेंट्रल पार्क की।
इसके अलावा गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में स्थापित किया जाएगा वैदिक गुरुकुल। ये याद रखना आपको विशेष तौर से। जो गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय है बांसवाड़ा, वहाँ पे क्या स्थापित किया जाएगा? वैदिक गुरुकुल। वैदिक गुरुकुल कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? बांसवाड़ा में। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं अपन। अब कानून व्यवस्था के लिए अभय कमांड सेंटर, देखिए इसमें क्या होता है, सीसीटीवी कैमरे की मदद से निगरानी की जाती है और जो क्या बोलते हैं कंट्रोल रूम होता है उसमें प्रत्येक क्षण उसकी गहन निगरानी की जाती है ताकि शहर में गतिविधियां जो है अवैध गतिविधियां रुक सके। तो अभय कमांड सेंटर उसको कहते हैं। डायल 100 डायल 112 को जोड़ते 500 पुलिस मोबाइल यूनिट के गठन की योजना घोषणा इसमें की गई। 500 पुलिस मोबाइल यूनिट, ये यूनिट ऐसे होगी जो घूमती रहेंगी। ठीक है, उनकी घोषणा की गई। कितने की? 500 की गई, ये याद रखना है। साइबर अपराध को रोकथाम के लिए सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी, देखिए आज भी 1860 के आईपीसी एक्ट चल रहा है। ठीक है, और उसमें साइबर एक्ट का कोई प्रावधान नहीं है, तो इसलिए साइबर सिक्योरिटी सेल का गठन, सिक्योरिटी सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी का गठन किया जाएगा। इसके साथ साथ प्रदेश के सभी जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापना की जाएगी। ये भी ध्यान रखना है। कानून व्यवस्था के लिए एक तो 500 पुलिस का मोबाइल यूनिट स्थापित करेंगे, इसके अलावा साइबर अपराध की रोकथाम के लिए सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी और प्रदेश के सभी जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन। और ये सबसे महत्वपूर्ण, मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना, 1,33,00,000 परिवार, तो चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को 3 वर्ष की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिए जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण याद रखने वाली बात है। और इस पे सरकार जो है वो 2500 करोड़ 2,500 करोड़ रुपए इस पे खर्च करने वाली है कि सभी महिलाओं को क्या दिए जाएंगे? 3 वर्ष की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिए जाएंगे। और कितने लोगों को? 1,33,00,000 जो चिरंजीवी परिवार है, चिरंजीवी परिवार के तहत जो पात्र हैं उन सबको इसके तहत दिया जाएगा। अब ई गवर्नेंस के क्षेत्र में ब्लॉकचेन के उपयोग के विभिन्न प्रयोजनों जैसे इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम IFMS 3.0, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, जन आधार, रेजिडेंट डाटा रिपोजिटरी आदि की पारदर्शिता और सुरक्षा को बनाने के लिए ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। देखिए ब्लॉकचेन तकनीकी जो है वो विज्ञान का विषय है और इसके अंदर जो है जो क्रिप्टो करेंसी होती है ना, जैसे बिटकॉइन वगैरह, वो ब्लॉकचेन से ही बनती है। इसमें क्या हो कि एक बॉक्स में एक प्रकार की सूचनाएं होती है और अगला बॉक्स इससे भी कनेक्ट होता है और उससे इससे भी कनेक्ट होता है, तो तीनों बॉक्सेस से आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होता है और ये प्रक्रिया आगे तक चलती रहती है। तो ये ब्लॉकों से जुड़ने के कारण इसको कहते हैं ब्लॉकचेन तकनीकी और ये बहुत ही सुरक्षित तकनीकी है। तो इसका जो है वो प्रशासन में यूज किया जाएगा, ई गवर्नेंस के क्षेत्र में इसका यूज किया जाएगा और इसके लिए ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना जयपुर में की जाएगी। ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ की जाएगी? जयपुर में की जाएगी। अब आगे देखिए, राजस्थान गारंटी सर्विस डिलीवरी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट लाया जाएगा। राजस्थान गारंटी सर्विस डिलीवरी, देखिए पहले भी इस तरह के एक्ट सरकार के द्वारा लाए गए हैं, जैसे जन सुनवाई का अधिकार है, इसके अलावा लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी है। इस तरह ये लेके आएंगे राजस्थान गारंटी सर्विस डिलीवरी, मतलब सर्विस की डिलीवरी करने, घर तक डिलीवरी करने के लिए। और सरकार ने एक नया इनोवेशन किया, आपने पढ़ा होगा, ई मित्र @होम। ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी एक्ट भी इसके तहत प्रस्तावित किया जाएगा। तो ये था आपका अपना बजट। ठीक है, धन्यवाद आप सभी को। और यदि आपको ये अच्छा लगे तो निवेदन है कि आप इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी हम जो है वो नियमित रूप से इस तरह के वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।